जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा चैप्टर है नेचर्स ट्रेजर्स। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो प्रकृति का खजाना या प्रकृति के खजाने। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो भी कुछ हमें मिल रहा है, जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर। भाई प्रकृति ही हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, उसको हम यूटिलाइज करके फर्दर और चीज़ें हम बना पा रहे हैं जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो पाए। तो हम उन्हीं नेचर्स के ट्रेजर्स की बात करेंगे। इसमें काफ़ी ट्रेजर हैं तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे उन चीज़ों के बारे में, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और मैं कोशिश यही करूँगा जल्दी जल्दी मैं वो चीज़ें बताऊँ। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि भाई थोड़ा कम टाइम में जल्दी जल्दी कवर किया जाए। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब ये बताया गया है कि भाई हम खाने के बिना या पानी के बिना हम कुछ दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई अगर ऑक्सीजन ना हो कमरे में तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे कुछ मिनट भी? इस एग्ज़ाम्पल को उस तरीके से देखो कि पहले जैसे लोग सर्दियों में अंगीठियाँ जला के ताकि रात को कमरा गर्म हो जाए और सो जाया करते। अब वो अंगीठी से क्या होता था, कोल है या फिर लकड़ी है, उसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कमरा बंद रहता था तो ऑक्सीजन कम होती रहती थी क्योंकि इनहेल करते थे, एक्सहेल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड करते। तो ऐसे करते करते आदमी नींद में ही मर जाता था। क्यों? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती थी, तो कुछ मिनटों में ही काम तमाम हो जाता। सो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। अब जैसे हवा की बात हो रही है, क्योंकि एक नेचर का ट्रेजर हवा भी तो है, हवा में ही तो है ऑक्सीजन, और कहाँ से आएगी? तो अब हमें पता चला कि भाई जो हवा है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब काफ़ी अलग अलग गैसेस से मिलके बनी है। कौन कौन सी गैसेस से मिलके बनी है? तो देखो, यहाँ पे बच्चों को समझाने के हिसाब से बताया हुआ है कि भाई 100% अगर हम मान ले एयर को, तो उसमें से 78%, ये 78 ब्लॉक्स हैं, 78% नाइट्रोजन है, 21% मतलब 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो बच गया, अब ये 99% हो गया दोनों मिलके, अब बच गया 1%। 1% में बाकी की सारी आपकी गैसेस आ गई, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह, हाइड, मतलब जो भी है इस तरह की जो गैसेस हैं आपकी, वो सिर्फ 1% में आती है। ठीक है, ये आपका 1%। तो हमने ये चीज़ देखा, कंपोजिशन ऑफ एयर अभी देखा। अब जो हवा थोड़ी सी तेज मतलब बहती हो, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में हवा हमेशा रहती है, स्टेडी रहेगी, हम उसको एयर बोलेंगे। एयर एक मेजर पार्ट है, उसके अलग अलग फॉर्म्स को हम अलग अलग नाम देंगे। लाइक जो थोड़ी सी बह रही है उसको विंड बोलेंगे, अगर वो तेज़ बह रही है तो उसको हम स्टॉर्म बोलेंगे, और जेंटली अगर वो बह रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्रीज। ठीक, जैसे वही बचपन में हम तो ऐसा करते थे, पेड़ के, ये तो जैसे कागज़ से बनाई हुई फिरकी है, आपने भी शायद बनाई होगी कभी, लेकिन हम तो क्या पेड़ के पत्ते से ऐसा बनाते थे कि इस तरह की फिरकी बना लिया करते। मतलब ये एक फिरकी है और ये एक फिरकी है, मतलब ऐसी फिरकी बना के इसमें शूल बोलते थे हम। ठीक है, कांटे को अंदर से घुसा के, और फिर हवा के, मतलब जब बारिश आनी होती थी, तेज़ हवा बहती थी, तो उसकी डायरेक्शन में दौड़ते, तो ये बहुत तेज़ घूमती थी, बहुत मज़ा आता था। तो ये बताया गया है, इससे क्या बताना चाह रहा है, इसका रिलेशन है हमारी विंड मिल से। विंड मिल मतलब पवन चक्की। तो जो इसका प्रिंसिपल क्या है, वो जैसे फिरकी का है कि वो ये कट्स बने हुए हैं, जो फिरकी में कट्स बने हुए हैं उसकी वजह से वो हवा उसको घुमा देती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो इसके ब्लेड्स हैं वहाँ कट बने हुए हैं, और विंड मिल हवा की वजह से घूमती है। वो किस चीज़ में काम आती है विंड मिल? भाई फ्लोर मिल्स, मतलब ये यहाँ पे आपकी हवा की वजह से ब्लेड्स घूमेंगे, नीचे यह मोटर कनेक्टेड होती है। आप उसको ये मान लो कि आटा चक्की बना लो, चाहे आप भाई कुछ भी काम करवा सकते हैं। मोटर लगा के आपने भाई कुएं से पानी बाहर निकालना है, या आजकल ज़्यादातर जो चीज़ करी जाती है वो होती है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ख़त्म नहीं होता, हवा तो हमेशा चलती रहेगी, और उसको हम अगर कन्वर्ट कर ले बिजली बनाने में तो रिन्यूएबल सोर्स कहलाएगा।
अब यहाँ पे बताया गया जैसे विंड फार्म कहाँ, जहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो एक क्या है, मुपांडल करके जगह है तमिलनाडु में, जैसलमेर जगह है आपका राजस्थान में, और ब्राह्मणवेल है जगह आपकी महाराष्ट्र में। वहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में आपकी पवन चक्कियाँ लगी हुई, ठीक है, वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। अब हमने बात करी है हवा की, तो दूसरा जो हम बात करने वाले हैं, हमारा नेशनल ट्रेजर है, वो है वाटर। अब हवा के बिना तो हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, पानी के बिना हम रह सकते हैं थोड़ा सा टाइम, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब उसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हम डेली एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे यूज़ करते हैं पानी को, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और साफ़ सफाई के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पानी यूज़ होता है भाई, हम अपनी जो क्रॉप्स है, फसलें जो उगाते हैं, वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या फसल उगा पाएंगे हम? नहीं। फिर खाएंगे क्या अगर नहीं उगा पाएंगे? दूसरा भाई, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भाई, अलग अलग किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, और बिना पानी के इंडस्ट्री नहीं चल सकती, तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल कैसे होगी? इट मीन्स पानी असेंशियल है हमारे लिए। फिर अगर पानी की बात करें कि हमारी अर्थ सरफेस पे पानी है कितना, तो जो अर्थ है, अगर हम बोले इसको भी 100% के हिसाब से बात करें, पूरी अर्थ को हमने 100% एरिया बता दिया। जो 2/3 पार्ट है, मीन 66.66%, उस पे आपका क्या है, पानी, वाटर। और जो बाकी का बच गया 33.33%, वहां पे है आपकी लैंड, मतलब जमीन है। जो मैक्सिमम पानी का पार्ट है अर्थ पे, वो कवर करता है ओशियन एंड सीज, मतलब महासागर और समुद्र उसको कवर करते हैं, ठीक। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आप जैसे पहले ये बात होती रही है कि भाई हमारे पानी को हमने वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कम है अवेलेबिलिटी। वो बच्चे बोलेंगे कि यार समुद्र में तो बहुत ज्यादा पानी है, तो उसको क्यों नहीं कब यूज कर लेते और क्यों बोलते हैं कि पानी की कमी है? वो होता है सैलाइन और सॉल्टी वाटर, उसको हम यूज नहीं कर सकते। आगे जाके हम कहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं, जितना भी आप उस पानी को पिएंगे, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कोई भी अगर समुद्र में फंसा हुआ है, उसको हेल्प नहीं मिल रही, तो उसको बोला जाता है कि भाई भले ही मतलब कुछ भी हो जाए, आपको समुद्र का पानी नहीं पीना, कितनी भी प्यास लगी हो, कैसे भी मैनेज कर लो, पसीना अपना पी लो फिर से। वैसे तो वो भी सोल्टी होता है, बट आपको कैसे भी करके टाइम निकालना, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीना, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। अभी हम सैलाइन वाटर की बात कर ली, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। हम बात करते हैं फ्रेश वाटर। तो नेचर हमें फ्रेश वाटर का भी जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल करवाती है। कैसे भाई? हमें स्नो की फॉर्म में मिलता है, आइस शीट्स जिसे आइसबर्ग बोलते हैं हम, ठीक है, ग्लेशियर्स बोलते हैं, रिवर्स या लेक्स की फॉर्म में आपको, या अंडरग्राउंड पानी, वो फिल्टर्ड पानी है, पीने योग्य पानी है, मीठा पानी है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां पानी जो बेचती हैं उस पर लिखती हैं कि मतलब अनप्रोसेस्ड मिनरल वाटर डायरेक्टली फ्रॉम हिमालयाज, ये करके ऐसे करके पानी बेचती है। उसका मतलब ये है कि वो ग्लेशियर पिघल के आपकी नदियों में जो पानी बन के आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर है, पीने लायक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी अगर आप देखेंगे अगर क्वांटिटी, तो वो 1% से भी कम है, मतलब 1% के अराउंड फ्रेश वाटर अवेलेबल है। बाकी 99% या कुछ 98% आपका जो पानी है वो, या 97%, आई थिंक 97% सलाइन वाटर है, 3% आपका फ्रेश वाटर है। अभी इसका मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, याद नहीं है मतलब। तो बहुत कम अवेलेबल है ये फ्रेश वाटर, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेश वाटर। तो ये बहुत कम अवेलेबल है, इस तो हमें क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व कैसे करेंगे अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। हमें सबसे पहले तो कंजर्व करने से पहले कि उसकी वेस्टेज को बचाना चाहिए। कैसे? हम भाई जब पानी यूज़ ना करें तो उसको बंद कर दे, टैप को ऐसे नहीं खुला चलने दे। यार मेरा क्या है, मेरा कोई बिल थोड़े आ रहा है, आप कहीं भी रह रहे हो। लेकिन आप ये सोच के देखो, जिस दिन आपके घर में पानी ना आए तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसे सोच के देखो, हमेशा ऐसे सोचो कि भाई हमें पानी बचाना, वाटर लीकेज बचाना है, रिसाइकिल करना पानी को, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जस्ट टू सेव द वाटर। बताऊंगा अभी मैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरा, फिर हमने वाटर पोल्यूशन को रोकना है, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा तो क्या हम पी पाएंगे उसको, क्या यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वाटर फिर वो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट होने से हमने अभी देखा बचाना है।
अब ये भी एक फैक्ट है, एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर। अब आप रेगिस्तान में चले जाओ, राजस्थान के, बहुत दूर दूर तक तो पानी ही नहीं है। आप उनसे पानी की कीमत समझो। एक ऐड भी आती थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ कौन सी कंपनी की ऐड थी, जिसमें एक ऐसे ही राजस्थान के कोई रेगिस्तान था, उसमें पानी का टैप लगा दिया गया था, तो लोग इतने खुश हो गए थे कि भाई हाँ मतलब पानी आ रहा है भाई, इतने खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। और हम क्या, हम वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं अभी नहीं यार, टंकी शाम को फुल हो जाएगी क्योंकि पानी आएगा, लेकिन वो पानी आएगा कहाँ से, वो भी लिमिटेड है। अगर फ्रेश वाटर की हम बात करें या फिर पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी की बात करें, तो कम है। अब हम क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो बारिश आई, बारिश तो आती है इवेपोरेशन की वजह से, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। अब वहाँ क्या है, हमारी छतों पे, हमारे टैंक में, हमारे कहीं बाड़े में, कहीं तो पानी इकट्ठा होता है। तो साफ़ पानी, जैसे यहाँ छत पे क्या है, गंदगी नहीं है, हमारी छत बिल्कुल साफ़ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पाइप लगा दिया। ये पाइप लगा के इस पाइप से पानी आया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं। फर्दर ये ज़्यादा पानी ना हो, इसलिए हमने फर्दर एक कुएं से इस पानी को जोड़ दिया और कुएं में पानी भर गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही हम फिर इस कुएं से जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो पानी निकाल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत पुरानी तकनीक है, पहले ऐसे ही पानी को बचाया जाता था। ठीक बाकी अब दूसरे जो एग्जांपल है वो ये है कि भाई बावड़ियाँ होती हैं, और गुजरात में वाव करके बोलते हैं, ऐसी ऐसी आपको जनरली कहीं भी आप घूमने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो ये किस लिए बनाई जाती थी पहले पुराने टाइम में, इसलिए बनाई जाती थी कि पानी, बारिश होगी, पानी यहाँ से आके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जब कभी बारिश नहीं होगी, गर्मियाँ होंगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो हम पानी कहाँ से यूज़ करेंगे, इन बावड़ियों से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होती थी। अच्छा, मतलब विश्व पानी दिवस या जो भी है, वर्ल्ड वाटर डे, वो कब मनाया जाता है, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की, एनर्जी फ्रॉम द सन, उसकी बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि सभी एनर्जी की सोर्सेज का जो मेन सोर्स है वो है सन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया है कि भाई ये जो गाय है, गाय यहाँ पे चर रही है, ठीक, घास खा रही है, तो अब जो ये बच्चे हैं ये बात कर रहे हैं कि भाई इस डायरेक्टली सनलाइट से ये एनर्जी ले रही है, या फिर ये यहाँ से घास खा के एनर्जी ले रही है। तो इसका साइकिल क्या है, इसका साइकिल ये है, घास तभी उगेगी, हरी घास तभी होगी जब वो फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सनलाइट यहाँ पे घास पे पड़ेगी तो ये घास पैदा होगी, और घास पैदा होगी तो गाय घास खाएगी, और घास खाने के बाद गाय क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी अपने और भी जो उसके वर्क हैं, काम हैं, वो कर सकती है। इट मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो जो गाय का एनर्जी सोर्स है वो क्या है, सन। तो भाई जो सूरज है, सूरज भी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब आप देखो, अगर कुछ दिन सूरज ना निकले, वैसे तो हम गर्मियों में सोचते हैं ये सूरज देव यार इतना जल्दी क्यों निकल गए, वो कर गए, मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आप सोच के देखो, कुछ दिन सूरज ना निकले, सर्दियों में जैसे कई बार देखने को मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सूरज की भी कितनी इंपॉर्टेंस है ना। जैसे रशिया के बहुत सारे साइबेर, पता नहीं नाम भूल गया मैं, रशिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे कई कई टाइम तक सूरज नहीं निकलता ठंड की वजह से। और कई जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास हैं आपके देश, वहाँ पे भी कई कई दिन सूरज नहीं निकलता, तो उनको पता है इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अब बहुत ही अच्छी बात कही गई है। हमारे घरों में, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि सूरज को लोग सुबह पानी अर्घ्य बोलते हैं, जिसको अर्घ्य देते हैं, या फिर नदियों में जब वो स्नान करते हैं या पुराने टाइम में स्नान करने जाते थे तो सबसे पहले नहाने से पहले अर्घ्य देते थे सूरज को। क्यों? वो उसका धन्यवाद कर रहे हैं, सूरज देव का, हमारे यहाँ पे देव का स्थान दिया गया है सूरज को, कि आप ही एक मात्र एनर्जी के सोर्स हैं जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। और मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। उसमें क्या है कि जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब चाहे खुद को उनको कुछ ना मिले लेकिन हमारे लिए कोशिश करते हैं, तो हम उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं कि नहीं करते हैं? और नहीं करते तो बहुत गलत बात है, हमें करना चाहिए। जो भी हमें कुछ हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें उनके प्रति धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमें बहुत अच्छी संस्कृति में हम पले बड़े हैं। ठीक है,
वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन। अगर मान लो सूरज ना होता, अर्थ ऐसी ही घूमती रहती, एक तो पहली बात है वो यार अंधेरा ही रहता, ठीक है, जैसे सूरज ना होता तो क्या कुछ कर लेते हैं हम। बाकी ये आप सोच सकते हैं, आपको पता है कि बिना सूरज के क्या क्या पॉसिबल है या क्या क्या नहीं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। भाई जंगल भी प्रोवाइड कराए गए हैं, किसने, नेचर ने हमें दिया है। अब डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, अच्छा भाई, अच्छा एक चीज़ देखो, जो जंगल है, जंगल अलग अलग तरह से हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक खाना प्रोवाइड करता है। पुराने समय में लोग जंगल में जाते थे, या जो आदि मानव थे वो जंगल से ही तो अपना खाना वाना लेते थे, वहीं पे ही रहते थे, शेल्टर भी उनको वहीं मिलता था। एनिमल्स भी वहीं उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो भाई ये इस तरह की जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। अब हम इतना एडवांस हो गए हैं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि भाई हमें जगह रहने के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, और लैंड फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है, तो उसको हम कैसे, जंगल काट के, ये जंगल साफ करके ही तो पा रहे हैं उस ज़मीन को। लेकिन जब जंगल कट रहे हैं तो उससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इसलिए हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए। अगर हम किसी एक जगह जंगल साफ कर रहे हैं तो दूसरी जगह उगा भी देना चाहिए। इसी कड़ी में वन महोत्सव मनाया जाता है कंट्री में, अलग अलग जगह पे, जुलाई के महीने में। तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि भाई फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेगा, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। आपने सुना भी होगा और बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये 1970 के आसपास आपका उत्तराखंड, जो आज के दिन उत्तराखंड है, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में होता था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उसके साथ और कौन कौन से राज्य बने, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि आदमी, औरत, हर बंदा, मतलब भाई जो आप सरकार थी वो पेड़ों को काट के साफ करके कुछ करना चाह रही थी, कुछ प्रोजेक्ट लेके आना चाह रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों को फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो पता थी। तो उन्होंने पेड़ों को हग करके, गले लगा लगा के बोला कि अगर पेड़ को काटना हो उससे पहले हमें मारना पड़ेगा, लेकिन आदमियों को नहीं मार सकते, तो इसलिए सरकार को बैकआउट करना पड़ा और जो जंगल हैं वो साफ होने से बच गए थे। तो इसीलिए ये चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस है, ठीक। अच्छा, जंगल से एक चीज़ और फ़ायदा मिलता है, क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें हैं वो क्या है, अपनी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब भी बारिश होती है तो मिट्टी बह नहीं पाती, और वहीं पे आप मतलब उसका जो कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, वो पॉसिबल हो पाता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बने रहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स बढ़ते भी कैसे हैं, जैसे भाई पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो नीचे गिर गए, फल है नीचे गिर गए, तो ज़मीन में जाने की वजह से ना वो उनका जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आजकल हम क्या है कि सोचते हैं कि हर चीज़ ऑर्गेनिक हमें मिले। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ऑर्गेनिक यूज़ किए गए। ऑर्गेनिक का मतलब है पत्ते या छिलके हैं फलों के, वो मिट्टी में डाले गए हैं और वो मिट्टी ऑटोमेटिकली उसको डिकम्पोज करके और आपका फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दे, और उसका बहुत ही फ़ायदा होता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उससे शरीर में कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जंगल का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें तो हमें पता हैं, तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, सबसे पहली बात तो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें ये चैप्टर भी आया है, और इस चैप्टर में भी अब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भाई हाँ बिल्कुल एक एक सेंटेंस उठा के बता दो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। हम सारे हर तरह का नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं 7th 8th 9th, वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप कर लें कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएँ, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको रिलेट करके उसका आंसर कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि भाई अर्थवॉर्म है वो नेचुरल एजेंट्स हैं। किस चीज़ के नेचुरल एजेंट है? अभी मैंने बताया कि जब भी हम अपने खेतों में फसल उगाते हैं उससे पहले हल चलाते हैं। क्यों? ताकि भाई जो मिट्टी वो बिल्कुल, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि वो जो हार्ड हो चुकी होती है वो फोली हो जाए, फोली मतलब लूज हो जाए। उसकी वजह से क्या है कि अंदर जो खतरनाक मतलब वो अर्थवॉर्म्स हैं, वैसे तो अर्थवॉर्म खतरनाक नहीं, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं धूप की वजह से, हवा पास हो जाए मिट्टी में से, और
जो अर्थवर्म हैं वो क्या होता है, चलते रहते हैं मिट्टी के अंदर अंदर, वो गीली मिट्टी होती है ना, आपने कभी देखे भी हो, कभी खेत में गए हो तो आपने देखे होगे बड़े बड़े कीड़े से होते हैं, वो चलते रहते हैं। वो नुकसानदायक नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। वो क्या है कि उस मिट्टी के अंदर से स्पेस क्रिएट कर देते हैं ताकि हवा उसमें से क्रॉस हो सके और हमारी फसलों को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन वगैरह वगैरह अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई सॉइल कैसे बनती है, मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी भाई बहुत साल लगते हैं मिट्टी बनने में, थोड़ी सी मिट्टी बनने में। और वो बनती कैसे है भाई, जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, मतलब बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, सूख गई, फिर पानी आया, नदी बह रही है, या ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर कोई एक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ ईयर्स में बहुत थोड़ी सी मिट्टी ऐसे बनती है। तो यूँ करके आपका मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और वो यूज़ कहाँ होती है, अलग अलग जगह, जैसे भाई रॉक्स हैं, यहाँ पे रूफिंग में यूज़ हो रही है। लैटराइट जो रॉक्स हैं जहाँ से मिट्टी, तो वो ब्रिक्स बना रही हैं। ये चीज़ पुराने टाइम में हैंड एक्स बनाते थे, ठीक है, एरो हेड्स बनते थे स्टोन से। माइनिंग ऑफ मार्बल, देखो इस अलग अलग तरह के जैसे पहाड़ बने हुए हैं, वो किस चीज़ के हैं, अलग अलग है। जैसे ग्रेनाइट मिलता है वहाँ से, मार्बल मिलता है, और बहुत ही अलग अलग तरह की मिट्टी से मिनरल्स हमें मिलते हैं। मिनरल्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जिसमें मेटल हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे एल्यूमिनियम का मिनरल मिल गया, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह, ये फिर गोल्ड, कॉपर, आयरन वगैरह, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें मिट्टी से मिलते हैं, और उससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों में उनका यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, अच्छा, इवन आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एट्सेट्रा। बहुत ही अलग अलग तरह के आपके मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स। भाई वो फ्यूल्स जिसकी वजह से हम एनर्जी देते हैं, जैसे अपने व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलते हैं, वो उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, तो अब बताया गया है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स भाई हमें मिलते कहाँ से हैं। पहले तो फॉसिल फ्यूल ये है भाई, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आपके हैं ना बहुत सालों में बनते हैं। बहुत सालों में कैसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं वो क्या है भाई, बरीड हो गए, मतलब भाई दब गए ज़मीन में, और कई सालों तक अलग अलग जो एक्शंस अभी मैंने बताया, सन का एक्शन है, वाटर एक्शन है, ठीक है, एयर एक्शन है, उनकी वजह से वो धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपके फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जैसे नेचुरल गैस है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की बात करें तो आजकल हम व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एवरेज हमारी गाड़ियाँ उसकी वजह से देती है, और एक रिफाइंड फॉर्म है हमारी फ्यूल की, रदर देन पेट्रोल एंड डीजल। और जो कोल वगैरह हैं, कोल तो देखो मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि अलग अलग पार्ट्स में हमें मिलता है। पहले हम खाना बनाने के लिए आपका भाई काऊ डंग के एग्स बोल सकते हैं, जैसे गोबर है उसके उपले बनते थे, वो यूज़ करते थे, लकड़ी यूज़ करते थे, कोयला यूज़ करते थे। लेकिन अब एक रिफाइंड फॉर्म एलपीजी, जिसकी आजकल किल्लत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से, तो उसका यूज़ करते हैं। अब बताया गया भाई फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसीलिए हम ये ख़त्म हो जाए उससे पहले हमें कोई दूसरे सोर्स पे स्विच करना पड़ेगा, उनके अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स का देखो एक और ड्रॉबैक ये है कि भाई वो जब जलाते हैं हम उनको, तो उनसे स्मोक निकलता है, स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत जहरीली गैसें होती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन की वजह से आपको पता ही है कि भाई क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दिल्ली वाले लोगों को खासकर पता होगा। आजकल तो पूरे देश में अलग अलग शहरों में हो ही रहा है। ठीक, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। भाई नवीनकरणीय और अनवीनीकरणीय करके हिंदी में बोलते हैं, मतलब भाई जो फिर से यूज़ किए जा सकें ऐसे सोर्स, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल, और जिनको फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। फिर से यूज़ करने वाले कौन से हैं, जैसे अभी मैं बताऊं कि सोलर एनर्जी है, अब सन हर रोज़ निकलेगा, ठीक है, उस एनर्जी को आप यूज़ करते रहो तो ख़त्म ही नहीं होगी, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे पानी है, पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसमें हमने टरबाइन लगा दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब हमने थोड़ी बोला है कि हमने भाई पीछे से पंप ऑन कर रखा है कि पानी बहे, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, नदी बह रही है। तो ऐसे ही हवा है, हवा रुकती थोड़े है, वो भी चलती रहती है। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
तो नेचुरल रिसोर्सेज तो वही है कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम नेचर के रिसोर्सेज जो मिलते हैं उनको उनकी हेल्प से खुद के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाइसिकल्स वगैरह वगैरह, जस्ट टू मेक आवर लाइव्स कंफर्टेबल। ओके, इनको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी मैं बता रहा था यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल तो मैंने बता दिया आपको। अब नॉन रिन्यूएबल क्या है? अब जैसे पेट्रोल है, सीएनजी, एलपीजी वगैरह वगैरह है। आप बोलोगे ये तो फॉसिल फ्यूल है, नेचर ही हमें दे रही है। माना कि नेचर हमें दे रही है, लेकिन आप ये भी देखो कि उनके बनने में टाइम कितना लग रहा है। अब सूरज तो हर रोज़ निकल रहा है, हर 12 घंटे के बाद निकल रहा है, ठीक। ऐसी हवा हमेशा बह रही है, आपका अगर पानी है वो हमेशा बह रहा है, ठीक है। तो वो ख़त्म नहीं हो रहे, उनका बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ चल रही है। लेकिन जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो वो तो चीज़ एक बार ख़त्म होगी तो दोबारा थोड़ी इतना जल्दी बन जाएगी। इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके एग्जांपल्स आपके मिनरल्स, सॉइल्स, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इसके एग्जांपल हैं। और रिसोर्सेज हम जो यूज़ करते हैं, तो देखो अभी हमें पता ही है, सब हम अवेयर हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। उसका एक एग्जांपल अभी हम देख लें कि भाई पोल्यूशन भी कम से कम हो और हम ऐसी चीज़ पे स्विच कर जाएं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उससे कम स्मोक होता है, एयर पोल्यूशन उससे घटता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एयर पोल्यूशन घटता है, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक कहावत है, एक कोट है जो महात्मा गांधी जी ने बोली थी कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। भाई हर एक आदमी की ज़रूरत के हिसाब से अर्थ हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, लेकिन किसी की लालच के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती कि भाई हाँ मैं और पेट्रोल यूज़ कर लूँ, मैं और पानी यूज़ कर लूँ, वेस्ट कर दूँ उसको। नहीं, कल को उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारी लाइफ में। हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेथड्स की भी हमने बात करी, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़े, अपने आप को सुधारने, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए जो चीज़ें पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट हमारी क्लास शायद लास्ट होने वाली है 6th क्लास की, फिर मिलते हैं।